न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया है अभी की सबसे बड़ी खबर और न्यूज नेशन के बड़े खुलासे का। कुंभ टेस्टिंग को लेकर यह बड़ा खुलासा है। कुंभ टेस्टिंग में जिस तरीके से घोटाला हुआ, एसआईटी जांच उसकी चल रही है और उसमें बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। एसआईटी जांच में टेंडर की अनियमितता को लेकर बड़ी बातें सामने आई हैं कि किस तरीके से अनियमितता बरती गई, नियमों की अनदेखी की गई, मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस को ठेका देने में नियमों का कैसे उल्लंघन किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने पहले मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज को ठेका देने से इनकार कर दिया था, फिर कैसे उसको ठेका दे दिया गया। मेला स्वास्थ्य विभाग ने 26 मार्च को अनुमति दी थी, ठेका दिया। 5 अप्रैल को फर्म को आईडी और पासवर्ड दिए गए, बिना आईसीएमआर और एनएबीएल की मान्यता के ठेका दे दिया गया। जबकि जो एजेंसियां टेस्टिंग करती हैं, जो लैब टेस्टिंग करते हैं, उनके लिए आईसीएमआर और एनएबीएल से मान्यता जरूरी होती है। टेस्टिंग का टेंडर मान्यता प्राप्त लैब को दिया जाना था, लेकिन इन तमाम बेसिक नियमों की अनदेखी कर दी गई। मैक्स सर्विसेज ने लैब्स के साथ सिर्फ एमओयू किया था और सिर्फ एमओयू के आधार पर ही उसे ठेका दे दिया गया कि वो कुंभ में, जहां पर पूरे देश से, दुनिया से करोड़ों लोग पहुंचते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, कैसे वहां पर नियमों की अनदेखी की गई और कैसे वो इवेंट एक सुपर स्प्रेडर इवेंट के तौर पर तब्दील हो गया। सैकड़ों दस्तावेज पर एक पता, सैकड़ों लोगों के एक ही फोन नंबर, सैकड़ों लोगों का एक ही आधार कार्ड नंबर। सुनने में आपको अटपटा जरूर लगता होगा, लेकिन यह सनसनीखेज सच सामने आया है। आस्था की नगरी हरिद्वार से कुंभ मेले के दौरान कोविड जांच के नाम पर करोड़ों लोगों की जान को खतरे में डाल दिया गया। एसआईटी जांच में खुलासा हुआ कि कैसे अधिकारियों की नाक के नीचे इतने बड़े आयोजन में भयंकर लापरवाही और जानलेवा खेल चलता रहा। एक रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना काल में क्या मुख्यमंत्री, क्या उनके सिपहसालार सब दावा करते रहे कि किसी भी तरह के चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। हरिद्वार आने वाले लोगों के लिए कोरोना जांच जरूरी है और जांच के बाद ही गंगा तट पर लोगों को प्रवेश देने का दावा किया जाता रहा। इतना ही नहीं, सूबे के सरहद पर बाकायदा बाहर से आने वाले लोगों को भी कोरोना जांच से गुजरना पड़ता था। अब जरा सोचिए, जब प्रशासन इतना मुस्तैद हो तो क्या किसी तरह के चूक की कोई गुंजाइश रह जाती है भला? लेकिन जांच के नाम पर क्या कुछ होता रहा, इसकी भनक तक लोगों को नहीं लगी। जहां पूरे देश में कोरोना लोगों को अपना शिकार बना रहा था, वहां कोरोना जांच और निगेटिव रिपोर्ट के नाम पर कैसे भयानक और घिनौना खेल चलता रहा, किसी को इसका अंदाजा नहीं था। धड़ल्ले से लोगों के निगेटिव रिपोर्ट तैयार किए जाते रहे और हजारों लाखों की भीड़ में हर किसी को शामिल होने की इजाजत मिलती रही। बहुत मुमकिन है कि उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हों जो कोरोना से संक्रमित हो, लेकिन जब फर्ज दौलत के हाथों बिक चुकी हो तो किसी को सही गलत की कहां परवाह थी। रिश्वत की स्याही से नेगेटिव रिपोर्ट की शक्ल में सैकड़ों हजारों लोगों के लिए मौत का दस्तावेज तैयार होता रहा। सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि कुंभ के दौरान हरिद्वार पहुंचने वाले लोगों के कोरोना जांच की जिम्मेदारी दिल्ली के मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस, हिसार के नलवा लैब और डॉक्टर लाल चंदानी को दिया गया था। जाहिर है, सरकारी आदेश के पहले सारी औपचारिकताएं पूरी की गई होंगी, लेकिन एक खास औपचारिकता भी थी जिसके बाद सरकारी अफसरों के दस्तखत मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस के साथ अनुबंध पर हो गए। प्रशासन से इजाजत मिली और घोटालेबाज ठेकेदारों ने अपना खेल शुरू कर दिया। इसमें प्रारंभिक तौर पर 3 कंपनियां जो हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है, लेकिन जांच का दायरा केवल कंपनियों तक नहीं है। पूरा विषय ये है कि वो घपला अगर हुआ है तो उसमें कौन कौन लोग लिप्त थे। अगर सरकारी स्तर पर कोई अधिकारी लिप्त थे तो वे भी उसी के दायरे में आने वाले हैं। कुल मिलाकर के जांच का मूल उद्देश्य जो कल्प्रिट्स हैं उनको चिन्हित करना और उनको सजा दिलाना है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एसआईटी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि निगेटिव रिपोर्ट तैयार करने के नाम पर न सिर्फ कोताही बरती गई, बल्कि सैकड़ों हजारों नहीं, लाखों लोगों के निगेटिव रिपोर्ट तैयार कर उन्हें लोगों की भीड़ में जाने की इजाजत दी गई। जाहिर है, टारगेट के नाम पर मेडिकल टेररिज्म का खेल खेला गया। एसआईटी ने 40 पन्ने की रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उनके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा है और उन अफसरों के नाम हैं जिनके इशारे पर मौत की मनमानी का दस्तावेज तैयार होता रहा। एसआईटी ने शुरुआती जांच के बाद इन मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस, डॉक्टर लाल चंदानी और हिसार के नलवा लैब को नोटिस भेजा है, जिन्हें अब अपना जवाब देना है। इन्वेस्टिगेशन में हम बहुत सारे लोगों के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। सारे डिटेल्स जो है हम बाइट में डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे,
लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है अच्छी गति पे चल रहा है और संबंधित को हमने नोटिस इशू कर रहे हैं ताकि जो है जल्दी से जल्दी जो है इसका जो सच है उसका सामने निकल के आ सके। जाहिर है पूछताछ में उनके सरपरस्तों के नाम भी सामने आएंगे, कुछ तबादले होंगे और होंगी कुछ बर्खास्तगी। गुनाह सामने आने पर गिरफ्तारियां भी मुमकिन है, यानी कह सकते हैं कानूनी चाबुक चल चुका है, अब तो सिर्फ असर होना बाकी है। हरिद्वार महाकुंभ कोरोना जांच घोटाले के मामले में एसआईटी 1 लाख से ज़्यादा आईसीएमआर से पूरी रिपोर्ट्स ले चुकी है। कोरोना जांच के 1 लाख रिपोर्ट्स को एसओजी खंगाल रही है। 1 लाख मोबाइल नंबर्स की लोकेशन खंगाली जाएगी। ये देखा जाएगा कि ये लोग हरिद्वार आए भी थे या फिर दूसरे राज्यों में रहकर ही हवाई इनके टेस्ट हो गए। अब ग्राउंड लेवल तक एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी के सूत्रों का कहना है कि मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, देहरादून। कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। मान्यता यह है कि इस दौरान देवता धरती पर वास करते हैं जिस शहर में कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन इसके बावजूद देवभूमि के दानव इसीलिए हमने कहा क्योंकि इस जगह पर जहां पर लाखों करोड़ की भीड़ एक जगह इकट्ठा होती है और वैसे समय में जब पूरे देश में दूसरी लहर की वजह से हाहाकार मचा था, लोग परेशान थे, लोगों की जानें जा रही थी, रोज लाखों की तादाद में लोग संक्रमित हो रहे थे, वैसी स्थिति में सिर्फ फील गुड का एहसास कराने के लिए और यह दिखाने के लिए कि कुंभ में ऑल इज वेल है, कुंभ में कोरोना नहीं फैल रहा, यह दिखाने के लिए टेस्टिंग के नाम पर इतना बड़ा खुलासा। इसीलिए हमने इस कार्यक्रम और इस खुलासे का नाम रखा देवभूमि के दानव। पहले हम आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। डॉक्टर पीके अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़े हैं जो कि डायरेक्टर हैं फोर्टिस अस्पताल के। इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे खुलासे की जो बड़ी बातें हैं वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं और इन बातों को देखकर समझकर आप जान जाएंगे कि दरअसल ये घोटाला कितना बड़ा है, कितने बड़े पैमाने पर नियमों की अनदेखी की गई। एसआईटी जांच में जो जांच को लेकर टेंडर जारी करना था, कोरोना जांच को लेकर उस टेंडर में भीषण अनियमितता पाई गई, नियमों की अनदेखी की गई, मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस को ठेका देने में लापरवाही बरती गई। यह भीषण मामला है। पहले इसी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस को हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग ने ठेका देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मेला स्वास्थ्य विभाग ने 26 मार्च को इसी फर्म को अनुमति दे दी। आप सोचिए ये कितना बड़ा गड़बड़झाला है। जिसको पहले मना किया जाता है उसी फर्म को ठेका दिया जाता है। 5 अप्रैल को हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग फर्म को आईडी और पासवर्ड दे देता है, यानी उसे इजाजत मिल जाती है। फर्म के पास आईसीएमआर और एनएबीएल से मान्यता नहीं थी, जबकि नियम देश में यह है कोई भी टेस्टिंग एजेंसी तभी कोरोना जांच कर सकती है जब वो आईसीएमआर और एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हो। टेस्टिंग का टेंडर लैब को दिया जाना था, ऐसा नहीं हुआ। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज का इससे पहले टेस्टिंग से कोई भी लेना देना नहीं था। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज ने लैब्स के साथ सिर्फ एमओयू किया था और उसी एमओयू के आधार पर उसे ठेका दे दिया गया कि वो कुंभ में इस बात को लेकर इस बात को सुनिश्चित करे कि वहां पर कोरोना संक्रमित नहीं पहुंचे और लाखों करोड़ की तादाद में जो भीड़ कुंभ में जुट रही है वो भीड़ सुरक्षित रहे और कुंभ का पूरा आयोजन एक सुपर स्प्रेडर इवेंट के तौर पर कन्वर्ट ना हो पाए। लेकिन क्या अधिकारी बड़े और क्या छोटे अधिकारी सभी इस घोटाले में शामिल लगते हैं? जो बातें सामने आ रही हैं, कोरोना जांच के नाम पर जिस तरह लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाने वाले दस्तावेज पर दस्तखत हुए, उसके जांच में दर्जनों सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह कि कुंभ जैसे महापर्व में जिस फर्म को टेस्टिंग का टेंडर दिया गया उसका टेस्टिंग का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं था और इस पर फिलहाल कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हुआ टेंडर का यह खेल। कुंभ के दौरान कोरोना के कहर से लोगों को बचाने के लिए विशेष चौकसी, सीधे मुख्यमंत्री की निगरानी में कुंभ का आयोजन, गंगा घाट जाने वाले हर रास्ते पर सफेद लिबास में मुस्तैद लोगों की टीम। लेकिन उस वक्त लोग इस हकीकत से अनजान थे कि जांच के नाम पर उनके साथ क्या हो रहा है। बस कोरोना के नाम पर करोड़ों का खेल हो गया और लग गई लाखों जिंदगियां दांव पर। जांच का काम लैब के बजाय आउटसोर्सिंग एजेंसी को दे दिया गया, जबकि नियम के मुताबिक जांच का काम आउटसोर्सिंग एजेंसी को नहीं दिया जा सकता। आईसीएमआर के नियमों के मुताबिक कोविड टेस्टिंग का काम केवल उन्हीं लैब को दिया जा सकता है जो आईसीएमआर और एनएबीएल अप्रूव्ड हो, जबकि राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक जिस लैब को राज्य में कोविड सैंपलिंग का काम दिया जाएगा उसके लिए आईसीएमआर और एनएबीएल अप्रूव्ड होने के साथ ही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया था। लेकिन
सारे नियमों को ताक पर रखकर उन कंपनियों के साथ करार कर लिया गया जो मान्य ही नहीं थे। एसआईटी जांच में खुलासा हुआ है कि फर्म मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस ने जनवरी में जांच के लिए मेला और जिले के स्वास्थ्य विभाग से अनुमति मांगी थी। हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग ने फर्म को ठेका देने से इनकार कर दिया था, लेकिन मेला स्वास्थ्य विभाग की ओर से 26 मार्च को फर्म को अनुमति दी गई। आखिर एक महीने में ऐसी कौन सी औपचारिकता थी जिसे कंपनी ने करार के लिए पूरा कर लिया और उसे टेंडर दे दिया गया? ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। रिश्वत की स्याही से सफेद सरकारी कागज पर दस्तखत हुए और 5 अप्रैल को हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए फर्म को आईडी और पासवर्ड बनाकर दे दिया। सवाल है कि जब हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग ने फर्म को रिजेक्ट कर दिया तो मेला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने किसके दबाव में फर्म को ठेका दिया? जाहिर है फर्म ने मान मनोबल वाली तमाम सरकारी शर्तें मान ली होंगी, लेकिन जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक कुछ शर्तें ऐसी भी थी जिससे सरकार के साख बची रहे और कोरोना जांच के नाम पर लोगों की आंखों में आसानी से धूल झोंका जाता रहे। जी हाँ, वो शर्त कुछ और नहीं बल्कि पॉजिटिविटी रेट में हेराफेरी की थी। जब कोरोना का पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में 25% से ज्यादा था, बिहार में 27% से ज्यादा, उत्तर प्रदेश में 18%, हरियाणा में 16.7%, उस वक्त उत्तराखंड के हरिद्वार में पॉजिटिविटी रेट 0.2% बताया गया। वो भी तब जबकि कुंभ में इन्हीं राज्यों से आए लोगों का मेला लगा था। तमाम स्वास्थ्य एजेंसी 2 गज दूरी की दुहाई दे रही थी, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का विज्ञान तो हर किसी से जुदा था। जाहिर है कुंभ के आयोजन को सफल बनाने के लिए सीएम साहब को लोगों की जिंदगी दांव पर लगाने से भी कोई गुरेज नहीं था। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने ये रिपोर्ट देखी। इससे पहले कि हम मेहमानों का रुख करें, इस पूरी रिपोर्ट, इस पूरे खुलासे के बाद कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन सवालों को सबसे पहले हम आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल तो यही, कोरोना टेस्टिंग के टेंडर में भारी गड़बड़ियों को मेलाधिकारी ने नजरअंदाज क्यों किया और क्यों न सीधे तौर पर उन्हीं को जिम्मेदार मान लिया जाए इस गड़बड़झाले के आरोप में? करोड़ों के टेंडर में नियमों की अनदेखी से क्या सरकार और बड़े अधिकारी अनजान थे? ऐसा क्या संभव है? कोरोना टेस्टिंग में भारी प्रोटोकॉल के बावजूद लाखों टेस्टिंग के फर्जी दावे आखिरकार कैसे कर दिए गए? क्या इस पर किसी की नजर नहीं गई तब जबकि मॉनिटरिंग खुद सीएमओ से होती है? क्या मेलाधिकारी और सरकार ने टेस्टिंग और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग नहीं की जबकि दावे तो ये थे कि मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री दफ्तर से होती है? कोरोना टेस्टिंग घोटाले में क्या मेला अधिकारी और सरकार के बड़े अफसर शामिल थे? क्योंकि बिना उनके शामिल हुए इतना बड़ा गड़बड़झाला हो नहीं सकता। सवाल यह भी उठता है कि अभी तक मेला अधिकारी और सरकार के बड़े अफसरों के खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही है? सीएमओ की निगरानी में हो रहे कुंभ में घोटाले की जिम्मेदारी से आखिरकार सरकार कैसे बच सकती है? ये बड़ा और गंभीर सवाल, और इन सवालों का जवाब देना होगा क्योंकि जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर आरोप हैं और इसने कुंभ में जो तमाम दावे किए गए थे उन तमाम दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर और बड़ा खुलासा कुंभ में टेस्टिंग के नाम पर जिस तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आ गया। सीधे अपने मेहमानों का रुख करते हैं। डॉक्टर पीके अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर राहुल भार्गव। सबसे पहले डॉक्टर पीके अग्रवाल, मैं आपके पास आता हूं। कुंभ इस दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। जिस शहर जिस राज्य में होता है बाकायदा उस राज्य के मुख्यमंत्री निगरानी करते हैं, अपने सबसे बेहतर अधिकारी को डिप्यूट करते हैं ताकि ये कुंभ आयोजन जितना ये पवित्र मौका है उतनी पवित्रता से इसका आयोजन हो सके, नियमों का पालन हो सके। लेकिन क्या सीधे तौर पर मेला अधिकारी और मुख्यमंत्री दफ्तर की जिम्मेदारी नहीं बनती है? नहीं, इसमें पूरी तौर से मेला अधिकारी की जिम्मेदारी है और चूंकि मुख्यमंत्री ऑफिस से इसका मॉनिटरिंग हो रही थी तो मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है। हो सकता है कि मेला अधिकारी ने मुख्यमंत्री के प्रेशर में ये किया हो और साधु संतों का प्रेशर मुख्यमंत्री पे था। ये बहुत ही उस समय की समाचार से स्पष्ट है कि साधु संत किसी प्रकार की वो निगरानी नहीं चाह रहे थे, टेस्टिंग वगैरह। तो ये साधु संतों का इस प्रकार प्रेशर होने से ये सब कांड हुआ है। लेकिन मैं इसमें साधु संतों को तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो नहीं सकती प्रशासन में। इसमें बहुत ही ये अपराध है कि जब इस एजेंसी का NABL क्रेडिटेड लैब में वो नहीं था तो इसको क्यों दिया गया जब ये टेंडर में एक कंडीशन थी, क्योंकि कोई भी टेस्टिंग बिना NABL और ICMR के बिना एक्रेडिटेशन के हो ही नहीं सकती है। तो इस प्रकार से टेंडर में घोटाला क्यों हुआ जब ये टेंडर में एक कंडीशन थी? तो बहुत ही बड़ा अपराध है। तो इसमें मैं सोचता हूँ
कि इनको गिरफ्तार करना चाहिए। जो एक कंपनी के अधिकारी हैं जैसे लालचंदानी हैं, और उनको जेल में डालना चाहिए। और अधिकारियों को जिन्होंने इससे लाभ कमाया है उनकी संपत्ति जब्त होना चाहिए। जैसे बिहार में एक अधिनियम है, अगर कोई अधिकारी इस तरह से भ्रष्ट आचरण करके कोई संपत्ति इकट्ठी करता है तो उसको फौरन वसूलना चाहिए। तो एक सिविल साइड हुआ, और इसका एक आपराधिक पक्ष भी है। 468 में और 471 में फोर्जरी का मामला बनता है आईपीसी में। और अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आप अधिकारियों के विरुद्ध भी सरकार की कोई प्रोसिक्यूशन की आवश्यकता नहीं है, उन पर सीधे आपराधिक मामला जांच हो सकता है। 15-20 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने होल्ड किया है। मेरा तो पहले से ओपिनियन था, लेकिन वो कंफर्म हो गया। तो इस बार से आउटसोर्सिंग करके एजेंसी को इस तरह का महत्वपूर्ण काम देना जिसका कोई भी टेक्निकल नहीं, ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया गया जिसका टेस्टिंग का कोई इतिहास नहीं है। डॉक्टर पीके अग्रवाल, सीधे तौर पर सीएमओ से निगरानी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी इसमें तय होनी चाहिए। जो मेला अधिकारी है सीधे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पहले स्वास्थ्य विभाग मना कर देता है मैक्स सर्विसेज को, उसके बाद मैक्स सर्विसेज एमओयू साइन करता है लैब के साथ, और उसके बाद जो है डॉक्टर लालचंदानी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उनके साथ एमओयू साइन करता है। सिर्फ एमओयू के आधार पर फिर उसके बाद ठेका दे दिया जाता है, आईडी और पासवर्ड दे दिए जाते हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र डसीला और धीरेन्द्र पुंडीर भी। आप दोनों के पास हम आएंगे। सुरेंद्र डसीला, मैं सीधे आपके पास आता हूं। आपने इस कुंभ की रिपोर्टिंग की, आप अंदर भी गए, क्या इसकी आहट जिस बड़े टेस्टिंग घोटाले की है, क्या आपको पहले ऐसा लगता था कि वाकई नियमों की अनदेखी हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से 1 अप्रैल से 30 तक 2 लाख के आसपास एंटीजन टेस्ट कर दिए जाते हैं, 45,000 के आसपास आरटीपीसीआर टेस्ट कर दिए जाते हैं, तब भी यह सवाल नहीं उठता है कि इतनी फास्ट टेस्टिंग कैसे, क्या नियमों का इसमें पालन किया जा रहा है? ये सवाल पहले उठने चाहिए थे। और जो मेला अधिकारी हैं दीपक रावत जो वहां पर मौजूद थे, जिनकी तैनाती थी, उनकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी बनती है कि वो इनकी निगरानी करें। बिल्कुल, देखिए राकेश, तमाम सवाल पहले भी उठ रहे थे। केंद्र ने भी एसओपी जारी की थी, हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे, इसीलिए दिए थे क्योंकि इस खतरे का सबको अंदेशा था। आप बड़े पैमाने पर, जब मुख्यमंत्री नए आए थे, उन्होंने शपथ ली थी, तीरथ सिंह रावत ने, उन्होंने कहा था किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लोग बेधड़क आ सकते हैं, किसी तरह की दिक्कतें नहीं, हमने सारे बंदोबस्त कर लिए हैं। और आज ये पता चलता है कि वो बंदोबस्त कितने कमज़ोर थे। एक ऐसी कंपनी जो इस पूरे मामले में कहीं भी मान्यता नहीं रखती थी, उस कंपनी को आपने ठेका दे दिया। उस कंपनी ने स्वास्थ्य के अधिकारियों को कहा कि ये दोनों लैब मेरी पार्टनर कंपनीज हैं। पार्टनर कंपनीज दिखाकर उसने ये पूरा ठेका ले लिया। अधिकारी भी सोते रहे और मेला अधिकारी भी सिर्फ सोशल मीडिया में नजर आए। जमीन पर अगर होते तो शायद आज ये हकीकत नहीं होती। नहीं, जमीन पर तो सुरेंद्र डसीला कुछ और चल रहा था, कुछ और गड़बड़ झाला था, और शायद उसी कुछ और की वजह से एक ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया गया जिसका कोई इतिहास नहीं। कुंभ टेस्टिंग को लेकर बड़ा घोटाला, एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई है। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज को ठेका दिया गया, देने में नियमों का उल्लंघन किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने जिसको ठेका देने से मना कर दिया, सिर्फ एक एमओयू करने के बाद उसे ठेका दे दिया गया। डॉक्टर राहुल भार्गव, आप एक अस्पताल चलाते हैं, तमाम टेस्ट आपके अस्पताल में भी होते हैं, लेकिन कोरोना जांच को लेकर जो नियम है कि बिना एनएबीएल मान्यता प्राप्त, बिना आईसीएमआर से अप्रूव्ड कोई लैब इसकी टेस्टिंग कर नहीं सकती। मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस जिसका कोई इतिहास नहीं टेस्टिंग में, उसको सिर्फ एक एमओयू के आधार पर टेस्टिंग करने की इजाजत दे दी जाती है, ठेका दे दिया जाता है। बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ा घोटाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से नियमों की अनदेखी की गई, वो उसने बहुत सारे लोगों की जान को खतरे में ले आया। इसमें 302 का मुकदमा चलना चाहिए, हमारा ये कहना है। आप देखिए, 1 मार्च को 1800 लोग ग्रसित थे उत्तराखंड में, और चलते चलते अप्रैल के एंड में 33,000 लोग इससे ग्रसित हो गए। मतलब 1800% का इंक्रीज हुआ था। दूसरी चीज, 625 करोड़ सरकार ने ग्रांट दी थी कुंभ मेला के प्रशासन को। देखिए, ये एक फाइनेंशियल एंगल भी बहुत बड़ा है इसके पीछे। जो टेस्टिंग हो रही थी, अगर इतने लाखों लोगों की टेस्टिंग होती है और अगर 500 रुपए में भी टेस्टिंग होती है सरकार से, या जो भी रेट में डिसाइड हुई होगी, कितने करोड़ों रुपए का गबन हुआ होगा। दूसरा पहलू ये है। तीसरा पहलू ये है डेटा प्राइवेसी का। जिस प्रकार से ये पूरा खुलासा हुआ एलआईसी एजेंट के माध्यम से, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो डेटा सेंट्रल डेटाबेस में है वो भी कहीं ना कहीं ब्रीच हुआ है। इसके बारे में भी जांच करना सबसे ज्यादा आवश्यक है।
तो सिर्फ ये फाइनेंशियल बगलिंग नहीं, लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव जो जिम्मेदार मेला के अधिकारी हैं, दीपक रावत, जिनकी निगरानी में सब कुछ हो रहा था, जो वहां पर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, पूरे देश में कोरोना की वजह से कितना हाहाकार मचा था आपने देखा। आपने कई शो किया, कोरोना पर बातचीत की। दिल्ली में 26 से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट, अलग अलग जगहों पर, हरिद्वार में 12-13 से ऊपर पॉजिटिविटी रेट पूरे उत्तराखंड में। लेकिन वहां पर अगर मेला क्षेत्र में अगर पॉजिटिविटी रेट 0.2% आती है, जो वहां पर एजेंसियां टेस्ट कर रही हैं उनकी रिपोर्ट के जरिए, तो क्या वहां पर सवाल नहीं उठने चाहिए थे इस पर? बिल्कुल, ये सिर्फ ग्राउंड लेवल की नहीं, ये जो सबसे सर्वोच्च एजेंसी है, जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस था, और उसके बाद आईसीएमआर और जो भारत देश में सेंट्रल मॉनिटरिंग अथॉरिटीज थी, उनके भी संज्ञान में आना चाहिए कि ये वेयर डज द बक स्टॉप्स, कि पूरी दुनिया में जब पूरे देश में 22%, 20% की पॉजिटिविटी रेट है, वहां पे सिर्फ 0.4% का पॉजिटिविटी रेट, और वो भी एंटीजन के माध्यम से, जबकि हम जानते हैं कि 13 लाख लोगों ने जब शाही स्नान लिया, वहां पे 1700-1800 साधु संत ऑलरेडी पॉजिटिव थे। निश्चित तौर पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, कि जहां पे हमको सिर्फ यही नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ ये प्रॉब्लम सिर्फ जांच की थी, इसका दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए। एसआईटी को सारे फाइनेंशियल एंगल, डेटा बंगलिंग, डेटा प्राइवेसी, और तीसरा सबसे बड़ा इशू, सबसे सर्वोच्च अथॉरिटी कौन थी जिसने अपनी निगरानी में इतना निश्चित तौर पर धीरेन्द्र पुंडीर हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हैं। डॉक्टर राहुल, मैं आपके पास आता हूं। धीरेन्द्र, ये तो जाहिर सी बात है निगरानी की नहीं गई है जो एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ रही है, क्योंकि अगर निगरानी की जाती तो यह सवाल उठता कि सिर्फ 0.2% पॉजिटिविटी रेट कैसे, जबकि जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर राहुल ने भी जिक्र किया कि कितने संत पॉजिटिव हो गए, सिर्फ वहां पर 0.2% पॉजिटिविटी रेट। सीधे तौर पर यह मामला मिलीभगत का है। देखिए, इसको राकेश इस तरह देखना होगा कि किस तरह से इतने हज़ारों लोगों की जब वहाँ गैदरिंग थी, लाखों लोगों की गैदरिंग थी, तो उससे महामारी अधिनियम भी उस समय तमाम चीज़ें थी। उस समय जो गौर किए जाने वाली बात सिर्फ ये थी कि कैसे ये जो ऑर्डर हाई कोर्ट का है उसको कैसे कंप्लाई कराना है, कैसे उसको अप्लाई करेंगे हम, वहाँ हमारे पास क्या इतने संसाधन होंगे, जिस लैब को हम दे रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, ये तमाम चीज़ें आपको हैरानी होगी कि वो सब देखे नहीं गई। लेकिन वो चीज़ें अगर मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ, जो जांच के बाद आप ये सोचिए कि 3 जांच इस वक्त चल रही हैं, यानी कोई है जो बचाने की कोशिश कर रहा है इस पूरे सिस्टम में, इस देश की जो सबसे बड़ी महामारी, जो अब तक के हमने शायद जो पिछले ज्ञात इतिहास में इस तरह के सीन जो देखे हैं, जिससे पूरा देश एक तरह रो रहा था और डर के साए में था, उस वक्त इतनी बड़ी आपदा के बाद आप सोचिए जांच हो रही है, उसको 3 लेवल पे कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंटल लेवल हो रही है, एक मेला अधिकारी कर रहे हैं, और एक साथ में आप पुलिस जांच है, उसके बाद आप अलग अलग जगह कागज है। यानी कोई है जो इतनी ताकत रखता है कि तमाम चीज़ों की पुतलियों को तमाम कठपुतलियों की तरह नचा रहा है, जिसके पीछे डोरियां हैं, क्योंकि इस तरह की जांच में सबसे पहले अरेस्ट होते हैं। जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उसमें अरेस्टिंग होती है, रिमांड लिए जाते हैं, चीज़ें चेक होती हैं, लेकिन आप अलग अलग तरह पर कोशिश कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि उनको अरेस्ट स्टे मिल जाए। मतलब तमाम चीज़ें अभी भी राकेश, जो सबसे गंभीर बात है, ये तमाम चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई या पूरा ये जो उन्होंने बताई, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ वो जांच के आगे की दिशा जो ये बताती है कि क्या वाकई ये ईमानदारी से हो रही जांचें हैं, क्या ये इस तरफ इन्वेस्टिगेशन जा रही है। तब जब ईमानदारी तो कहीं रही नहीं ना धीरेन्द्र, ईमानदारी तो कहीं रही नहीं, क्योंकि अगर ईमानदारी होती तो मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस को ठेका नहीं दिया जाता, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने पहले मना कर दिया, फिर उसने बैक चैनल से उसने घुसने की कोशिश की, फिर वो एमओयू साइन करता है नलवा लैब और डॉक्टर लाल चंदानी के साथ, फिर उसको ठेका दे दिया जाता है, आईडी पासवर्ड दे दिया जाता है। ईमानदारी रही होती तो शायद वहां पर ठेका ही नहीं दिया जाता मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज को। मैं आप सबके पास लौट कर आता हूं। जब किसी सोची समझी साजिश को अंजाम दिया जाता है तो उसमें 1-2 नहीं बल्कि कई किरदार होते हैं। जाहिर है एसआईटी रिपोर्ट में जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं उसके बाद यह बताने की जरूरत नहीं कि सरकार की सरपरस्ती में गुनाह की ऐसी इबारत लिखी गई है जिसमें कई चेहरे शामिल हैं, दर्जनों सवाल है, लेकिन घोटाला इतना बड़ा है कि सरकार ने भी चुप्पी साध रखी है। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार में मौत का टेंडर जारी हुआ और उस पर सरकारी मुहर लगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधे तौर पर नजर रखी जाने की बात की गई, लेकिन नाक के नीचे चलता रहा खतरनाक खेल। लेकिन हर गुनाह फर्जीवाड़े की फाइल में दर्ज होते रहे, वो भी सरकारी मुलाजिमों के दस्तखत के बाद। कहते हैं कागजी कार्रवाई होती कागजी है, लेकिन गजब का दम रखती है, क्योंकि जो सरकारी फाइल
कुंभ के दौरान सरकारी दस्तावेज बने। अब उन्हीं दस्तावेजों से कुछ ऐसे सवाल सामने आए हैं जिन सवालों की रोशनी में सरकार की गर्दन फंसती नजर आ रही है। आखिर क्या थे वो सवाल जिसकी चर्चा अब हर किसी की जुबान पर है? सवाल नंबर 1, क्या कोरोना जांच के कॉन्ट्रैक्ट के कागजात पर दस्तखत होने से पहले जिन कंपनियों को जांच का जिम्मा दिया गया वो आईसीएमआर से अप्रूव थी? अगर नहीं तो ऐसी कंपनियों को जांच की जिम्मेदारी किसने दी? सवाल नंबर 2, जिस कंपनी ने जांच में पॉजिटिविटी रेट 13% बताया उस कंपनी को आगे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया गया? सवाल नंबर 3, जब हर रोज की रिपोर्ट की जांच का दावा किया जा रहा था, हर रोज कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही थी, दूसरे राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 25 से 30% तक पहुंच चुका था, लेकिन लाखों की मौजूदगी के बाद भी हरिद्वार में पॉजिटिविटी दर 0.3 और 0.2% आती रही, उस पर किसी की नजर क्यों नहीं गई? सवाल नंबर 4, एक ही आधार कार्ड नंबर पर सैकड़ों पते दर्ज हो गए, आखिर कैसे एक मोबाइल नंबर पर सैकड़ों लोगों की रिपोर्ट दर्ज हो गई? सवाल नंबर 5, मामला सामने आने के बाद सरकार ने अब तक कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं पूछे गए सवाल डीएम दीपक रावत से? क्यों मेला अधिकारी से लेकर सीएमओ तक को जांच के दायरे में नहीं लाया गया? सवाल नंबर 6, जांच रिपोर्ट में लाखों टेस्ट के फर्जीवाड़े की बात सामने आने पर भी सरकार ने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं किए गए कोई तबादले? क्यों नहीं हुई कोई बर्खास्तगी? सवाल नंबर 7, सरकार ने इतने बड़े मामले की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी से जांच की सिफारिश क्यों नहीं की? सवाल नंबर 8, क्या अपने ही सिपह सालार से जांच करवाकर सरकार अपने चहेते अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? सवाल नंबर 9, जिन कंपनियों को कोरोना जांच के लाइसेंस जारी किए गए थे उन कागजों पर दस्तखत करने वाले सरकारी अधिकारियों के नामों का खुलासा क्यों नहीं किया गया? सवाल नंबर 10, मेला के मुखिया डीएम रावत से या फिर दूसरे सरकारी अधिकारियों से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? सवाल नंबर 11, और सबसे अहम सवाल ये कि मुख्यमंत्री कार्यालय की नजर इस गोरख धंधे पर क्यों नहीं गई, जबकि हर रोज कुंभ और कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश जारी हो रहे थे। सवालों के घेरे में दर्जनों किरदार हैं, लेकिन अफसोस सरकार ने अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, और करे भी तो कैसे? जिम्मेदारी तो खुद सरकार की भी है, जिम्मेदारी तो खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की भी है। ऐसे में जिस तरह का सरकारी रवैया है उससे तो नहीं लगता कि मौत के सरकारी लाइसेंस पर दस्तखत करने वालों के खिलाफ सरकार किसी तरह की कार्रवाई के मूड में है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, ये रिपोर्ट आपने देखी और सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर पीके अग्रवाल, मैं आपके पास आता हूं। ये रिपोर्ट आपने भी देखी होगी। पहला सवाल, क्या डीएम और सीएमओ से नहीं होना चाहिए था? यस, नहीं, अवश्य होना चाहिए। और मैं तो सोचता हूँ कि किसी सिटीजन को जाके एफआईआर फाइल कर देना चाहिए, क्योंकि जब जो डिपार्टमेंट जिसने एसआईटी फॉर्म की है, सर्वप्रथम उसकी ड्यूटी होती है कि ना किसी इंस्ट्रक्शन का वेट किए हुए अगर एसआईटी की रिपोर्ट आई है और उसमें साक्ष्य हैं तो कम से कम एफआईआर तो फाइल हो जाए। इसके बाद दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, एक आपराधिक एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, उसकी कार्रवाई जो विभागीय कार्रवाई है वो होती रहेगी। तो इसमें जो विभागीय कार्रवाई होगी वो सभी के विरुद्ध में होना चाहिए। ऐसा नहीं जो ऑफिसर निगरानी कर रहे थे, जिक्र आपसे थोड़ी देर पहले धीरेन्द्र कर रहे थे, अगर डीएम से अभी तक पूछताछ नहीं होती है, अगर सीएमओ से पूछताछ नहीं होती है, जिन लोगों ने तमाम नियमों की अनदेखी कर ठेका दे दिया जांच का, अगर वहीं पर ईमानदारी बरत दी गई होती तो शायद ये स्थिति नहीं आती, शायद इतने लोग पॉजिटिव नहीं होते, इतना बड़ा गड़बड़झाला नहीं होता, ये आयोजन उतना ही पवित्र बना रहता। लेकिन सब कुछ ठीक है ये दिखाने के लिए इतना बड़ा गड़बड़झाला किया गया। आपको लगता नहीं है कि चूंकि सवाल नहीं किए गए, अभी भी बचाने की कोशिश हो रही है, ईमानदारी कहीं भी नहीं है, शुरू से लेकर अभी तक जो जांच हो रही है उसमें भी? देखिए, चीन में पहले कोरोना हुआ तो चीन में हूबहू प्रांत का जो हेल्थ का हेड था उसको फांसी दे दी चीन ने। इसके बाद सबसे शीघ्र चीन में कोरोना कंट्रोल हुआ। तो हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। जो अपराधी, मैं नहीं सोचता हूँ कि डीएम और सीएमओ के विरुद्ध में होना चाहिए, क्योंकि मेला अधिकारी इसमें सीधे रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर डीएम मेला अधिकारी थे तो वहाँ के जो कंसर्न चीफ मेडिकल ऑफिसर मेला के हैं वो सीधे रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके बाद जो विभाग इसको देख रहा था सरकार की तरफ से, जैसे मुख्यमंत्री का विभाग है और भी एक मेला का विभाग होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता है, तो उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके विरुद्ध में एक्शन होना चाहिए।
और मैं सोचता हूं कि जब तक सीधे अधिकारियों के विरोध में एक्शन नहीं होगा उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में, तब तक ये जो घोटाले हैं और भ्रष्टाचार का खेल चलता रहेगा। कभी ऊंचे अधिकारियों के विरोध में एक्शन होना चाहिए, और जो निगरानी कर रहे थे वो भी लापरवाही क्यों कर रहे थे जब उन अधिकारियों को पकड़े, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट जब ये टेस्टिंग हो रही थी तो उन्हें भी तो देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है पूरी पलटन थी हेल्थ विभाग की, वो नहीं देख रहे थे। क्या एक्चुअली क्या है कि पॉजिटिविटी रेट कम करने का उनका एक डिस्क्रिप्शन होता है, तो उन्होंने रैंडम सैंपलिंग किया, क्योंकि प्रत्येक आदमी को तो सैंपलिंग किया नहीं जाता। तो इसमें किंतु एक फांक है, तो ये इसीलिए इन कंपनियों को दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले तो एक गलती हुई कि पहले टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती है टेंडर की। तो मैं सोचता हूँ इस जो कंपनी है सर्विसेज कॉर्पोरेट, मैक्स कॉर्पोरेट ये सर्विसेज, तो टेक्निकल में क्वालिफिकेशन नहीं किया, कैसे इसको टेंडर इसका कंसिडरेशन में नहीं आ सकती है। जब जो टेंडर के नियम है इसको बाद में इसको कंसिडर ही नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको टेंडर दे दिया गया। तो इसमें भी बहुत बड़ी घपलेबाजी और अनियमितता है, इसकी भी जांच होना चाहिए और किसके प्रेशर में दिया गया इसकी भी जब ठीक है। डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं आपके पास आता हूं। बार बार ये कहा जाता है कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट यही तरीका है कोरोना को हराने का, लेकिन जब कुंभ के दौरान जब टेस्टिंग हो रही थी 1 अप्रैल से 30 तक का मैं खासतौर पर जिक्र करूंगा, 2 लाख के आसपास एंटीजन टेस्ट होते हैं, 45,000 के आसपास RT-PCR होते हैं। इतने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग क्या टेक्निकली एक एजेंसी इतनी जल्दी कर सकती है? फिर इस पर सवाल क्यों नहीं, इसकी मॉनिटरिंग क्या ठीक तरीके से की गई होगी आपको लगता है? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया। जिस प्रकार से पूरा उत्तर प्रदेश 1.5 लाख टेस्टिंग कर रहा था, उन्होंने 1 महीने के अंदर में 2 लाख लोगों को टेस्टिंग करके दिखा दिया और रेट दिखा दिया कि इतने लोग हैं, जबकि एंटीसिपेटेड लोग थे 90 लाख से 1 करोड़ लोग इस बार कुंभ मेले में आए थे। तो आप देखिए कि ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि जिस प्रकार से इन्होंने टेस्टिंग करी, एंटीजन टेस्टिंग करी और उसका रेट दिखाया, वो अगर आप किसी को भी बताते तो वो बता सकता था कि ये आंकड़े गलत हैं, पर कोई जानबूझ के उन आंकड़ों को छुपाने के लिए था, क्योंकि उनको कुंभ मेला किसी भी स्वीकार पे करना था और दिखाना था कि हिंदुत्व का अस्तित्व कितना बड़ा है। और देखिए उसी हिंदुत्व को दिखाते दिखाते कितनी बड़ी परेशानी में उन्होंने लोगों में डाल दिया, क्योंकि कुंभ मेला एक सुपर स्प्रेडर इवेंट की तरह बना। क्योंकि जब लोग गए उन्होंने अपने जगह भी दिखाया, एक सीट थे वो, उनको जब पता चला कि वो पॉजिटिव है तो वो पूरी भरी हुई ट्रेन में बैठ के वाराणसी तक चले गए। नहीं, आयोजन करते हैं लेकिन नियमों की अनदेखी। डॉक्टर राहुल, मैं धीरेन्द्र के पास जाता हूं। धीरेन्द्र, एक और गंभीर सवाल है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए, जो बातें सामने आ रही हैं, कुंभ मेला खत्म हो गया, उसके बाद भी वहां पर टेस्टिंग चलती रही, एक नंबर पर, एक आधार नंबर पर सैकड़ों पते दर्ज हो गए। देखिए, जब ये कोई भी घोटाला इस तरह से किया जाता है, अंजाम दिया जाता है, तो उस समय सबसे पहले कोई ना कोई बड़ा आदमी उसमें शामिल होता है जो इस सब चीज़ को मैनेज करता है, जिसको ये मालूम है कि इसके बाद किस तरह से, क्योंकि जब आपने टेस्ट किए ही नहीं है तो आपको फाइलिंग करनी होगी, आपको रिकॉर्ड पूरे करने होंगे। और चूंकि जब शुरुआत ही आपने गलत कर दी कि आपने उस समय ऐसी कंपनी, ऐसी लैब को दिया जिसके पास कोई लैब ही नहीं है, जिसके पास कोई लैब का रिकॉर्ड नहीं है, टेस्टिंग का रिकॉर्ड नहीं है, अगर आप उसको देते हैं तो आप ये मान चुके थे कि जो भी चीज़ें आएंगी वो सब नकली होंगी, फेक होंगी, फर्जी होंगी। तो उस सब के बाद इस तरह के डाटा पूरे किए जाने थे, क्योंकि आपको बिलिंग पूरा करना, यानी आपकी प्रोसेस जिसके लिए घोटाला शुरू हुआ था आपको वो पूरा करना है। वो कैसे कि आपको रिकॉर्ड बनाने होंगे, आपको फेक क्रिएट करने होंगे सारे नाम, और इसीलिए ये भी हम लोग संयोगवश कहें कि उसके पास एक SMS नहीं जाता। धीरेन्द्र, तो हमने इस खास कार्यक्रम का नाम रखा देवभूमि के दानव, क्योंकि वहां पर उन्होंने इस आयोजन की पवित्रता को भंग किया। अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करके, एजेंसियों ने इस मिली भगत में फेक जांच सामने रखकर, फेक रिपोर्ट सामने रखकर, और सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं और यह जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।